हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा वीडियो एक प्रकार का समरी वीडियो है इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस का, जिसमें कई सारे फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड किया गया था ऑन द प्रमाइसिस ऑफ गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल एट बॉम्बे। बॉम्बे में एक स्कूल है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल, उसके प्रमाइसिस में 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड किया गया था। और जो पहला सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसको प्रिसाइड किया गया था डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा, जिसको 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था। कितने? 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था पहला सेशन, और उसको प्रिसाइड किया गया था डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा। ए ओ ह्यूम ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन में। ए ओ ह्यूम, उनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे और उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन में। जो बेसिक एम था उसको बनाने का एंड जो फॉर्मेशन का था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो वो ये था कि एक सेफ्टी वेल प्रोवाइड करना था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ताकि जो इंडिया के यूथ हैं उनको जो उनका एजिटेशन है, जो पॉलिटिकल एजिटेशन है, उनको ट्रेन किया जा सके, ताकि वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट कर सकें और अपनी बातों को रख सकें ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में। देखिए, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो थे वो पहले जनरल सेक्रेटरी भी थे। उन्होंने पहले जनरल सेक्रेटरी का पद भी संभाला था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और जो तरीका अपनाया गया था कांग्रेस में, वो ये था कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उनको सेशंस में रखा जाएगा सामने। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस होते थे, एनुअल सेशंस होते थे, हर साल एक सेशन होता था डिफरेंट सिटीज़ में। तो वहाँ क्या होता था, प्रॉब्लम को रखा जाता था, उनके ऊपर डिस्कशन होता था और एक रेजोल्यूशन पास किया जाता था। तो ये तो बात हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन की, और कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था वो उसको बनाया गया था किस पर्पज़ के लिए, कि वो एज अ सेफ्टी वेल्व काम करेगा ब्रिटिश सरकार के लिए। आगे बात करें तो जो अर्ली फेज़ था, या जो कह सकते हैं जो पहला फेज़ था इंडियन नेशनलिज्म का, उसको मॉडरेट फेज़ या मॉडरेट इरा भी कहा जाता है। ये इसका जो टाइम पीरियड था वो 1885 से 1905 के बीच में था। अगर मॉडरेट लीडर्स की बात करें तो वो थे आपके डब्ल्यू सी बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, आर सी दत्त, फिरोज शाह मेहता, जॉर्ज यूले। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, दादाभाई नौरोजी, एहसन बनर्जी, दैन बरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह, ये सब आपके मॉडरेट लीडर्स थे। देखिए, जो मॉडरेट्स थे उनको ब्रिटिश सरकार में पूरा भरोसा था, ठीक है, फुल फेथ था उनका ब्रिटिश सरकार में, और उन्होंने पीवीपी का मॉडल को अडॉप्ट किया था, पीपीपी के पाथ को अडॉप्ट किया था। पीपीपी स्टैंड्स मतलब किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? प्रोटेस्ट, पेयर और पिटीशन। वो किसी भी चीज़ जो उन्हें पसंद नहीं आ रही है या जो उन्हें अगेंस्ट में लग रही है अपने, तो उसके लिए वो प्रोटेस्ट करेंगे, प्रेयर करेंगे या पिटीशन दायर करेंगे। यानी कि वो अपना विरोध दर्ज करेंगे, प्रार्थना करेंगे और पिटीशन डालेंगे। लेकिन क्या होता है, मॉडरेट की सोच से अलग, उनकी सोच से विपरीत जो थे, एक अलग सोच डेवलप होने लगी, जिनको बाद में एक्सट्रीमिस्ट कहा गया। ठीक है, वो कांग्रेस में ही डेवलप होती रही और आफ्टर 1892 वो निकल के सामने आई। जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो थे आपके लाल बाल पाल, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इसके अलावा अरविंदो घोष। ये कुछ यहाँ देख सकते हैं आप एक्सट्रीमिस्ट लीडर, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। तो उनको ये जो पीपीपी का बात था ये उनको नहीं समझ में आता था। वो ज़्यादा इन्फेसाइज करते थे, ज़्यादा फोकस करते थे सेल्फ रिलायंस, कंस्ट्रक्टिव वर्क और स्वदेशी पे। उनको पीपीपी यानी प्रोटेस्ट, पेयर और पिटीशन में कोई विश्वास नहीं था। आगे बात करें, बंगाल का पार्टीशन अनाउंस किया जाता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में। क्या रीज़न दिया गया था? रीज़न ये दिया गया था कि उनको एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस हो रही थी, चलाने में दिक्कत हो रही थी, बंगाल काफ़ी बड़ा था इस वजह से। लेकिन मेन रीज़न वो ये नहीं था कि ब्रिटिशर्स की पहले से ये पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, ठीक, तो उसी के तहत ये डिसीज़न लिया गया था, बंगाल के पार्टीशन का था। ठीक, तो उसके बाद क्या होता है, बंगाल के पार्टीशन के बाद स्वदेशी और बायकॉट रेजोल्यूशन को पास किया जाता है 1905 में। आगे चलते हैं।
और स्वदेशी मूवमेंट के टाइम ही कुछ जो इम्पोर्टेंट सेशंस होते हैं उनको देखते हैं। तो 1905 में कांग्रेस का सेशन होता है बनारस में, जिसको प्रिसाइड किया जाता है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। देन नेक्स्ट ईयर 1906 में सेशन होता है कलकत्ता में। इस सेशन को प्रिसाइड किया जाता है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। देन 1907 में कांग्रेस का सेशन होता है सूरत में, जो कि तापी रिवर के किनारे है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर तापी। इस सेशन को प्रिसाइड किया जाता है फिरोज शाह मेहता के द्वारा। और क्योंकि इस सेशन में क्या होता है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में काफ़ी डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो इसमें कांग्रेस में दो फाड़ हो जाते हैं, यानी स्प्लिट हो जाता है। और ये जो पहला स्प्लिट हुआ था इसको सूरत स्प्लिट भी कहा गया है। कांग्रेस में स्प्लिट हो जाता है क्योंकि डिफरेंसेस थे मॉडरेट की विचारों में और एक्सट्रीमिस्ट के तरीक़ों में। तो इस वजह से यहाँ पे कांग्रेस में दो फाड़ बन जाते हैं। कहाँ पे, ये जो सूरत में जो हुआ था कांग्रेस का सेशन। इसके अलावा मुस्लिम लीग फाउंड होती है 1906 में बाय आगा खान एंड मोहसिन मुल्क। देन सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किए जाते हैं बाय द एक्ट ऑफ 1909 मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट। देन गदर मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में। इसके अलावा उन्होंने गदर पार्टी फाउंड करी थी 1 नवंबर 1913 में। इसका हेडक्वार्टर को सेटअप किया गया था युगांतर आश्रम, जो कि सैन फ्रांसिस्को में है। और फिर गदर जनरल भी का पब्लिकेशन भी शुरू हुआ था। आगे बात करते हैं कोमागाटा मारू इंसिडेंट के बारे में। तो कोमागाटा मारू बेसिकली एक जापानीज शिप थी, जो कि ये शिप जो थी जापान से वैंकूवर इंडियंस को लेके जा रही थी। तो हुआ क्या था, सितंबर 1914 में जो ये शिप वहाँ गई थी, वहाँ पे जो वहाँ की सरकार थी, कनाडा की सरकार थी, उन्होंने एंट्री देने से मना कर दिया था। शिप आई थी जापान से कनाडा, तो उन्होंने एंट्री देने से मना कर दिया था। तो 2 महीने शिप पानी में खड़ी रही थी। शुरू में तो खाना पानी दिया जा रहा था वहाँ पे लोगों को, लेकिन बाद में उसको भी बंद कर दिया गया था। और शिप को फिर वापस कैलकटा के डमडम एयरपोर्ट पे वापस आना पड़ा था। ये इंडिया है, कैलकटा आया था शिप डमडम पोर्ट पे, सॉरी मैंने एयरपोर्ट कह दिया, डमडम पोर्ट पे आया था। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो उन्होंने लोगों को अरेस्ट करने की कोशिश करी, और गोलीबारी में क्या हुआ था, 19 लोगों की डेथ हो गई थी, 19 पीपल की डेथ हो गई थी। तो इसके बाद एक कमेटी सेटअप की गई जिसको नाम दिया गया था शोर कमेटी, टू फाइट द लीगल बैटल फॉर द पैसेंजर्स। इसके अलावा 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर ब्रोक होता है। देन तिलक अप्रैल 1960 में स्टार्ट करते हैं होम रूल मूवमेंट, जिसका हेडक्वार्टर होता है पूना में, और डिमांड होती है इनकी स्वराज। आगे बात करें तो एनी बेसेंट सितंबर 1960 में होम रूल मूवमेंट की शुरुआत करती हैं, और उनका जो हेडक्वार्टर होता है वो अदियार, जो कि मद्रास के पास में है। देन लखनऊ सेशन होता है कांग्रेस का 1960 में, जिसको प्रिसाइड किया जाता है अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा, जो कि एक मॉडरेट लीडर थे। और इसमें क्या होता है, जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट लीडर्स होते हैं वो यूनाइट हो जाते हैं। यानी जो सूरत हुआ में क्या हुआ था, सूरत में स्प्लिट हुआ था, और लखनऊ सेशन में आके दोनों लोग मिल गए। आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड रिफॉर्म एक्ट भी कहा जाता है। इसको पास किया गया था टू इस्टेब्लिश ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। एक रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को पास किया जाता है। इसके अलावा 9 जनवरी 1915 को गांधी जो होते हैं वो इंडिया वापस आते हैं साउथ अफ्रीका से एट द एज ऑफ 46। देन 1916 में गांधी जी फाउंड करते हैं साबरमती आश्रम एट अहमदाबाद टू प्रीच द आइडिया ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस और ट्रुथ के आइडिया को प्रीच करने के लिए गांधी जी 1916 में साबरमती आश्रम को फाउंड करते हैं, कहाँ, अहमदाबाद में। देन इसके बाद क्या होता है, चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 में। देन खेड़ा सत्याग्रह 1917। देन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। और इसके बाद रोवलेट एक्ट सत्याग्रह होता है फरवरी 1990 में। देखिए गांधी जी ने सत्याग्रह सभा को फाउंड किया था फरवरी 1919 में। इस मूवमेंट में क्या था, इसमें किसने किसने पार्टिसिपेट किया था, तो इस मूवमेंट में काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स, मिडिल क्लास, लेबर, कैपिटलिस्ट ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन कांग्रेस
कांग्रेस जो कि सेफ्टी वेल्व की तरह काम कर रही थी इंडिया के लोगों और ब्रिटिश सरकार के बीच में, वो कहीं भी इसमें शामिल नहीं थी। इस सत्याग्रह जो सभा थी गांधी जी की, उसमें कहीं पे भी शामिल नहीं थी। और ये कह सकते हैं एक तरीके का पहला मास मूवमेंट था गांधी जी का। आगे बात करते हैं तो जलियांवाला बाग मैसेकर होता है 13 अप्रैल 1919 को। देखिए बेसिकली क्या है, पंजाब के अमृतसर में एक जगह है जलियांवाला बाग। वहाँ पे कई सारे जो प्रोटेस्टर्स होते हैं वो इकट्ठा होते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक के जो अरेस्ट हुआ था, तो उसके विरोध में उसको प्रोटेस्ट करने के पर्पज़ से वो लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। कहा किस तारीख को, 13 अप्रैल 1919 को। और होता क्या है, जलियांवाला बाग जो है उसमें सिंगल ओपनिंग होती है, ठीक है, सिंगल एंट्री होती है, चारों तरफ से वो घिरा होता है। तो जनरल होते हैं ब्रिटिश सरकार में मेजर जनरल डायर, वो क्या करते हैं, वो अपनी फ़ोर्स लेके आते हैं और ये जो सिंगल एंट्री होती है वहाँ पे खड़े होकर ऑर्डर दे देते हैं अपने ट्रूप्स को ओपन फायरिंग का। तो बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पे मौजूद थे उनकी डेथ हो जाती है। काफ़ी लोग वहाँ पे, एक कुआं बना होता है उसमें कूद के जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी भी डेथ हो जाती है। तो ये काफ़ी बड़ा एक हमारे इतिहास में कह सकते हैं आप एक बहुत काला दिन था, जिसमें एक बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों की जानें ली गई थी। इसके अलावा फिर 1 अगस्त 1920 में खिलाफत कमेटी को लॉन्च किया जाता है, खिलाफत कमेटी लॉन्च करती है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन ट्रिपल इशू। क्या थे वो ट्रिपल इशू, जो पंजाब रॉन्ग्स थे, देन खिलाफत इशू और डिमांड फॉर स्वराज, ठीक। इनके लिए जो खिलाफत कमेटी होती है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करती है इन 3 इशू पे। इसके साथ ही जैसा हमने देखा कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है आपका, वो 1920 में स्टार्ट हो जाता है। फिर अक्टूबर 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को फाउंड किया जाता है बॉम्बे में बाय एन एम जोशी, रे चौधरी, और इसको प्रेसाइड किया जाता है वो लाला लाजपत राय के द्वारा इसको प्रेसाइड किया जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं तो अकाली मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1920 में। 1925 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को फाउंड किया गया था। देन कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी को फाउंड किया गया था सी आर दास के द्वारा और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ऑल्सो फेमस फॉर द सेकेंड स्प्लिट इन द कांग्रेस, जो कि कांग्रेस में सेकेंड स्प्लिट के लिए फेमस थे। देन 1927 में वर्कर्स एंड प्रीजेंट पार्टी को फॉर्म किया जाता है बॉम्बे में बाय एस एस मिराजकर, के एन जंगलकर और एस वी घाटके के द्वारा। फिर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को फाउंड किया जाता है कानपुर में। इसके मेंबर्स होते हैं सी एस दास, सचिन सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल। देन 1929 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को फॉर्म किया जाता है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है दिल्ली में अभी भी, ठीक है। तो वहाँ पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन को फॉर्म किया जाता है, भगत सिंह इसको ज्वाइन करते हैं। आगे बात करते हैं तो 9 अगस्त 1925 में काकोरी जो एक जगह है कानपुर के पास, वो काकोरी डकैती को अंजाम दिया जाता है। और ये जो कॉन्स्पिरेसी होती है ये किसके द्वारा की गई थी, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, रोशन लाल, अशफाकुल्ला खान के द्वारा रची गई थी और इसके लिए उनको डेथ सेंटेंस दिया गया था। फिर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाती है लाहौर में कॉन्स्पिरेसी केस के लिए। देन 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन जो होते हैं, जिनको ब्रिटिश की जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट होती है अंडर स्टैनली ब्लैडविन, उनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है साइमन कमीशन को। क्यों, टू इंक्वायर इन द वर्किंग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री आफ्टर द रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1919। जो रिफॉर्म एक्ट आया था 1990 में, उसके बाद जो वर्किंग सिस्टम था गवर्नमेंट का इंडिया में, उसको इंक्वायर करने के पर्पज़ से साइमन कमीशन भारत आता है। देन नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में, किस लिए, फॉर डोमिनियन स्टेटस यूनियन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसके अलावा जिन्ना जो होते हैं वो 14 पॉइंट
प्रोग्राम को रखते हैं 31 मार्च 1929 में। देन सेम ईयर 1929 में लाहौर सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसको जवाहरलाल नेहरू प्रिसाइड करते हैं, जहाँ पे पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया जाता है कांग्रेस के द्वारा, और डिसाइड किया जाता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया जाएगा अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। देन ऑन 26 जनवरी 1930 इंडिपेंडेंस डे को पहली बार सेलिब्रेट किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। 26 जनवरी 1930 को पहली बार इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। देन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है विद डंडी मार्च फ्रॉम 12 मार्च टू 6 अप्रैल। गांधी जी अपने 78 फॉलोअर्स के साथ मार्च करते हैं साबरमती आश्रम से डंडी की तरफ। ठीक है, डंडी मार्च साबरमती आश्रम से डंडी की तरफ मार्च किया जाता है गांधी जी के द्वारा अपने 78 फॉलोअर्स के साथ। कब? 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में होता है। और वो क्या करते हैं, क्यों मार्च किया जाता है? वो जो सॉल्ट लॉ होता है उसको ब्रेक कर देते हैं, उसको ब्रोक कर देते हैं 6 अप्रैल 1930 को डंडी पहुंचकर। देन 12 नवंबर 1930 को पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। देन 5 मार्च 1931 को गांधी अरविंद पैक्ट साइन होता है। देन 23 मार्च 1931 को ट्रायल होता है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का। इसके अलावा 29 मार्च 1931 को कराची सेशन हेल्ड होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसको वल्लभ भाई पटेल के द्वारा प्रिसाइड किया जाता है। और ये पहली बार था कि रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी को पास किया गया था किसी सेशन में। फिर 7 सितंबर 1931 को दूसरी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड होती है, जिसमें गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ कांग्रेस। इसके अलावा 16 अगस्त 1932 को कम्युनल या रामसे मैकडॉनल्ड अवार्ड अनाउंस किए जाते हैं। देन 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट साइन होता है। किसके बीच में साइन होता है ये आप कमेंट में सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा नवंबर 1932 को थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड होती है। देन 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया जाता है टू क्रिएट ऑल इंडिया फेडरेशन, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड डायरकी शुड बी देयर एट द सेंटर। यानी कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन होगा, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी और सेंटर में डायरकी रहेगी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सेशन की अगर बात करें जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट की तरफ बढ़ रहे थे, जो हुए थे उस टाइम पे, तो आपका 1936 में लखनऊ में हुआ था, जिसको प्रिसाइड किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। देन 1937 में फैज़पुर महाराष्ट्र में सेशन हुआ था, जिसको प्रिसाइड किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और ये पहला सेशन था जो कि एक गांव में हुआ था। देन 1938 में हरिपुरा सेशन हुआ था गुजरात में, जिसको एससी बोस के द्वारा प्रिसाइड किया गया था। और देन नेक्स्ट ईयर 1939 में त्रिपुरी में सेशन हुआ था, और जिसको भी एससी बोस के द्वारा प्रिसाइड किया गया था। इसके अलावा सितंबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट होता है, और इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड एन एली विदाउट इट्स कंसेंट। इंडिया को एली बना लिया जाता है यहाँ की इंडिया की मर्ज़ी के बगैर। देन 1939 में एससी बोस फॉर्म करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जो होते हैं वो फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्म करते हैं, और ये एक प्रकार की लेफ्ट पार्टी थी। देन 10 अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर अनाउंस किया जाता है लॉर्ड लिलिथ को के द्वारा टू गेट द सपोर्ट ऑफ इंडियंस इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देन 11 मार्च 1942 को प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल अनाउंस करते हैं एक मिशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर स्टेफन क्रिप्स टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियंस। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक प्रॉब्लम्स थी उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर थे 1942 में ब्रिटेन के, तो वो एक मिशन अपॉइंट करते हैं अंडर द चेयरमैन ऑफ सर स्टेफन क्रिप्स, और इसी मिशन को कहा गया था क्रिप्स मिशन। लेकिन जो क्रिप्स मिशन आया था ये फेल हो गया था, और जो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1942 में बाय द इंडियन लीडर्स, एंड द रेजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया वाज ड्राफ्टेड बाय गांधी जी।
गांधी जी के द्वारा एक, क्योंकि क्या हुआ था, जो क्रिप्स मिशन था ये फेल हो गया था, तो गांधी जी ने जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो अगेन स्टार्ट कर दिया था। और ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट का जो ड्राफ्ट था ये गांधी जी के द्वारा ही तैयार किया गया था। इसके अलावा इसी में गांधी जी ने एक लोगों से आह्वान किया था डू और डाई का। ठीक है, तो ये जो डू और डाई वाला जो बात है, जो नारा निकल के आया था, वो क्विट इंडिया मूवमेंट में ही निकल के आया था। आगे बात करते हैं तो 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी को फाउंड किया जाता है कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा और निरंजन गिल के द्वारा सिंगापुर में। सुरेश चंद्र बोस इसकी कमांड लेते हैं अपने हाथ में। सेकंड हेडक्वार्टर इन सिंगापुर और रंगून। इसके अलावा 21 अक्टूबर 1943 में आज़ाद हिंद गवर्नमेंट सेटअप किया गया था सिंगापुर में अंडर सुभाष चंद्र बोस। और ये एक देयर वॉज ए वुमेन रेजिमेंट नोन एज रानी झांसी, एक वुमेन रेजिमेंट थी उसमें रानी झांसी के नाम से। फिर 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो एंड हो जाता है। देन 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस हेल्ड होती है जिसको वेवल प्लान भी कहा जाता है। और इसमें लॉर्ड वेवल जो थे उनके द्वारा जो पॉलिटिकल डेडलॉक है उसको सॉल्व करने के जो प्रस्ताव है वो रखा जाता है। देन 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान को अनाउंस किया जाता है प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली के द्वारा। देन 2 अक्टूबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट को सेटअप किया जाता है अंडर जवाहरलाल नेहरू। देन मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा जाता है इंडिया विद एन एम टू फाइंड ए वे टू ट्रांसफ़र पावर। लॉर्ड लुई माउंटबेटन थे, उनको भेजा गया था कहाँ, इंडिया भेजा गया था मार्च 1947 में। ताकि किस पर्पज़ के लिए, ताकि वो एक सोल्यूशन निकालें ट्रांसफ़र ऑफ पावर कैसे होगा, और इसको प्लान बैल्कन भी कहा जाता है। 3 जून को इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 पास किया जाता है बाय विच पावर्स वे ट्रांसफर टू 2 डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। जो तारीख थी 3 जून को, क्या होता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को पास किया जाता है। और इसमें क्या होता है, पावर जो होती है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है 2 डोमिनियन स्टेटस, किस किस को, इंडिया और पाकिस्तान को। तो फ्रेंड आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। आज का हमारा ये छोटा सा समरी वीडियो था जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस किया। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के जो हमारा नेशनल मूवमेंट था उसको हमने समझा, कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस को हमने डिस्कस किया, किसको सेशन में किसने प्रिसाइड किया था और कहाँ कहाँ हेल्ड हुए थे। और हमारे इस वीडियो में जाना कि जो हमारा इंडियन स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस के लिए वो कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा। सो फ्रेंड्स, ये एक छोटा वीडियो था आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें कई सारी चीज़ें रेलिवेंट थी। अगर आप इसको 1-2 बार देखेंगे तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो रिटेन कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।